चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। और आज है 20 जून भाई, आपके 7 बज चुके हैं और जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज का हो सकता है उस पर हम करने वाले हैं अभी चर्चा। तो फटाफट से आ जाओ। आप किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे चाहे एसएससी, उस सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये होने वाला है। चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए बिना समय गवाए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? किसको एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, एनआईए का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है, महानिरीक्षक, वो सुंदर राज एक सेकेंड, सुंदर राज पट्टीलिंगम को अपॉइंट किया गया है एनआईए का आईजी। ठीक है, एनआईए का आईजी इनको नियुक्त किया गया है, आईजी अपॉइंट किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो एमएचए के द्वारा की जाती है, एमएचए के द्वारा की जाती है। ठीक है, और मुख्य रूप से आप सुंदर राज पट्टीलिंगम को बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अभियान चलाने के लिए हम जानते हैं। एनआईए की अगर हम बात करें तो एनआईए मतलब, एनआईए की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कब स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी भाई 2008 में, जो 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ उसके बाद 2008 में 26/11 के मुंबई हमले के जस्ट बाद एनआईए का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? आतंकवाद और आतंकवादी फंडिंग और साथ ही साथ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश में संचालित होती हैं उनकी जांच और उन पर नियंत्रण कसने के लिए एनआईए का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो आईजी डीआईजी की नियुक्ति होती है वो एमएचए के द्वारा होती है। बात से यहां तक क्लियर हो गई होगी। आईजी आपको पता चल गया, तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि एनआईए के डीजी कौन है? एनआईए के डीजी कौन है? तो एनआईए के डीजी के तौर पर आप नाम याद रखेंगे राकेश अग्रवाल साहब का। किसका? राकेश अग्रवाल। ठीक है भाई, तो ये नाम याद रखेंगे। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ देख लो। तो ये हैं आपके आईजी साहब, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर से बिलोंग करते हैं। जो इनका नियुक्ति है वो छत्तीसगढ़ कैडर है। और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुंदर राज पी हाल ही में एनआईए के आईजी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। मैं मुख्य रूप से ये चर्चाओं में रहे बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए। कहां पर? बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के लिए बहुत चर्चित रहे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष कर दी है? कि भाई 15 वर्ष अगर आपने पूरा कर लिया तो आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये पहला देश बना है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसने ये पहला देश ऐसा बन गया है जिसने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 साल की जो एज है उसको निर्धारित किया कि 15 साल के अगर आप हो गए तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जबकि आपको पता होगा कुछ समय पहले ही 2000 अगर मैं 25 की बात करूं तो 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया था कि भाई जो आपके 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आप जो है क्या नाम है सोशल मीडिया अपना जो है नहीं चला सकते हैं। उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया था जो कि माइनर हैं। वहीं 2026 की बात करें तो 2026 में सोशल मीडिया पर
प्रतिबंध लगाने वाला जो देश बना था वो था मलेशिया। इसने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उनको अलाउ करने वाला बन गया है अकेला कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है जी, चलो आओ आगे नेक्स्ट। हाँ, ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान, देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया ने 18 साल से जो कम के बच्चे हैं उन पर रोक लगाई थी, वहीं मलेशिया ने भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोक लगाई थी। ठीक है, और ऐसा कानून लाने वाला यूएई पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया है? किस राज्य में यह स्थापित किया गया है भाई, बताएंगे एक बार, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया है। और इससे संबंधित पहले तो ये रिपोर्ट देख लो, कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थापित किया गया है। सबसे ऊंचा भारत का जो विंड टरबाइन है कहां पर स्थापित किया गया? कर्नाटक के विजयनगर जिले में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? S175 विंड टरबाइन है जो सबसे ऊंचा है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुजलान एनर्जी के द्वारा, सुजलान एनर्जी जो कंपनी है इसके द्वारा ये विंड टरबाइन लॉन्च किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 160 मीटर का हाइब्रिड लैटिस टावर और 247.5 मीटर का ब्लेड टिप ऊंचाई है। टावर जो है उसका, ये जो टावर है, ये टावर की जो लंबाई है ये है 160 मीटर, और अगर हम विंड को भी अगर हम जोड़ दें तो ये बैठ जाता है 247.5 मीटर। सबसे ऊंचा विश्व का ये बनाया गया है। अगर पवन ऊर्जा उत्पादन की मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर आता है गुजरात। पवन ऊर्जा उत्पादन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है गुजरात का। गुजरात में जो उत्पादन है वो हमारा 15.6 गीगावाट है, 15.6 गीगावाट। और गुजरात के बाद जो दूसरा नंबर है वो तमिलनाडु में आपका 12.1 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बाद है कर्नाटक 12.1 गीगावाट, उसके बाद है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। और ये जो अभी सबसे ऊंचा विंड टरबाइन लगाया गया है ये कर्नाटक में ही लगाया गया है सुजलान कंपनी के द्वारा। ठीक है, और भारत चीन के बाद दूसरा विंड मार्केट विश्व में बन गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में अगथियार द यूनिफायर नामक किताब जारी की गई है? तो ये भाई हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। ये जो किताब है, ये किताब का विमोचन जो हुआ है ये संबंधित है अगस्त ऋषि से। किससे संबंधित है? अगस्त ऋषि से संबंधित है। उनकी शिक्षाओं और उनके दार्शनिक योगदान को इसमें जो है दर्शाया गया है। और किताब लिखा किसने है? तो डॉक्टर M.N. सुधा के द्वारा लिखा गया है और इनका साथ दिया है ओसामा भट्ट ने। ये ध्यान रखेंगे, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब के द्वारा किया गया। किसी को कोई यहां तक दिक्कत नहीं है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आइए, बिहू पेपा को हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो बिहू पेपा है ये संबंधित है असम से। कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। असम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो भैंस के सींग से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? भैंस के सींग से बनाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो पारंपरिक रूप से किया जाता है वो बिहू महोत्सव के दौरान किया जाता है। बिहू महोत्सव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया? बिहू महोत्सव के दौरान।
और आपको पता है असम का जो मुख्य नृत्य है, जो असम का मुख्य नृत्य है वो भी तो बिहू है, बिहू नृत्य है ना। चलो इधर देख लो, बिहू पेपा को अभी आसाम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो कहां पर है? चेन्नई में है। जो रजिस्ट्री ऑफिस है कहां पर है? वो चेन्नई में है। ठीक है, भैंस के सींग से बनाया जाता है और असम के बिहू उत्सव और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो मुख्य रूप से बोहाग बिहू या बोहाग बिहू के दौरान बजाया जाता है। जब असम की बात हो रही है तो असम के जो नेशनल पार्क हैं उनको आप जरूर याद रखिए। और नेशनल पार्क की मैं बात करूं उससे पहले एक चीज और आप देख लीजिएगा, जो देउरी हथकरघा है, इस पेपा बिहू के साथ साथ देउरी हथकरघा उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, देउरी हथकरघा उत्पाद को भी मिला है और इसके साथ साथ कार्बी आंगलोंग, जो कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद है, हथकरघा उत्पाद है, इसको भी अभी साथ में ही जीआई टैग दिया गया है। तो 4 प्रोडक्ट थे जिनको अभी जीआई टैग दिया गया है। एक असम का जो बांस शिल्प है, बांस शिल्प असम का, असम बांस शिल्प, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। तो इन 4 प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप ये जान लीजिएगा जो असम के नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के तौर पर चलो इधर लिख देते हैं, नेक्स्ट इधर लिख देते हैं, ध्यान देंगे। असम के जो नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, और एक याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग, ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है? तो भाई ये कंपनी बन गई है कौन सी? जियो। जियो कंपनी विश्व बौद्धिक संपदा की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल हो गई है। ठीक है, 320 स्थान की छलांग लगा करके, 320 स्थान की छलांग लगा करके अब इसने 20वां स्थान हासिल किया है। 320 नंबर ऊपर उठ करके अब फाइनली 20वां स्थान इसने हासिल किया है इस लिस्ट में, पेटेंट रैंकिंग में। बात समझ में आ रही है? हाँ, जो आपका अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी WIPO की, तो WIPO की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और तकरीबन 193 देश इसके अंदर शामिल हैं, 193 देश इसके अंदर शामिल हैं। उनकी कंपनियां इसमें जो है रैंक की जाती हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। ठीक है, अब जो जियो है वो जैसे हम अपने यहाँ पर सैमसंग है, तो सैमसंग है हमारे यहाँ पर, तो सैमसंग कंपनी की तरह जो है लिस्ट हो चुकी है। देखो इधर है ना, हाँ 20वें स्थान पर पहुंच गया। टोटल जो रैंक है इसकी 320 पायदान की छलांग लगा करके, और एकमात्र भारतीय कंपनी जियो प्लेटफॉर्म है जो पेटेंट सहयोग संधि ग्लोबल टॉप 20 रैंकिंग में शामिल हो गई है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भाई ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया प्रहलाद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा।
जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्हीं के द्वारा जो है हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को शुरू किया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? तो भारत में जो उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन है, जो भारत में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन है, उसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करना इसका मकसद है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, कोई बता सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। और इसका लक्ष्य था कि 5 मिलियन मीट्रिक टन, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करना वार्षिक। ठीक है, जिसके लिए 19,744 करोड़ का जो 19,744 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया था, खर्च मतलब निर्धारित किया गया था। चलो, अब ध्यान रखेंगे भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी मॉडल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? देखो भाई, इस मॉडल का नाम है वारिया। अब क्या है कि ये अगर आपको कोई वीडियो बनाना है, सपोज करिए कोई वीडियो बनाना है, तो आप सिर्फ टेक्स्ट दें और टेक्स्ट देकर के सीधा वीडियो में कन्वर्जन आपका हो जाएगा, वीडियो फुटेज आपकी बन जाएगी टेक्स्ट से ही। आप अपना कोई वॉइस दे दें तो उस वॉइस के अकॉर्डिंग भी वीडियो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहोगे ऐसे पहले नहीं थे, पहले थे, लेकिन पहले का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा था, अब उसको घटा करके और कम किया गया है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्विकली ये आपको रेस्पॉन्ड करेगा, क्विकली आपको रेस्पॉन्ड करेगा। पहले बताया जाता है कि जो पहले का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 40-45 स्टेप होते थे टेक्निकली, लेकिन अब ये उनको घटा करके 4 से 5 टेक्निकल स्टेप में ही उनको पूरा कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, इंडिया एआई मिशन के तहत इसको जो है अवतार द्वारा, एक स्टार्टअप है अवतार के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत एक स्टार्टअप है हमारे पास अवतार के द्वारा इसको विकसित किया गया है, नाम है वारिया। ठीक है, वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। अच्छा, कोई मुझे बताइए इंडिया एआई मिशन की शुरुआत कब हुई थी? पीछे इंडिया एआई मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये जो इंडिया एआई मिशन है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रहेगा। चलो अब बताइए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसी को बनाया गया है? तो याद रखिएगा सैम्बल चट्टोपाध्याय को बनाया गया है। भाई, सैम्बल चट्टोपाध्याय को बनाया गया है। सैम्बल चट्टोपाध्याय को अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और इनके साथ साथ ध्यान रखिएगा सुब्रता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और माधवन मुकुंद को भी इस सर्वोच्च संस्था का सदस्य नामित किया गया है। तो सुब्रत चट्टोपाध्याय के साथ 3 मेंबर और हैं। भाई, सुब्रत चट्टोपाध्याय को तो जो है चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उनके साथ 3 और अन्य मेंबर्स को नामित किया गया है अल्पकाल के लिए इनको नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ केंद्र सरकार ने एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा ये बिहार में हुआ है। भाई, बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार ने एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड बनाने के लिए उद्घाटन किया है। कहाँ पर हुआ है ये? तो ये जो हुआ है भाई भोजपुर क्षेत्र पड़ता है,
भोजपुर के वनसौर मछली बीज फार्म में 31.21 करोड़ की लागत से बनने वाले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, हाँ, ये जो क्षेत्रीय केंद्र बना है, ये पटना में जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है उसका क्षेत्रीय केंद्र है, जो कि भोजपुर वनसौर मछली बीज फार्म है। ठीक है, तो यहां पर 31 करोड़ के लगभग लागत से मछलियों के जो बीज हैं उनको तैयार किया जाएगा। अच्छा फूड, उनका रख रखाव के लिए जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो भाई सर्वोच्च जो शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है वो किया गया IIT दिल्ली को। IIT दिल्ली को घोषित किया गया है सर्वोच्च शिक्षण संस्थान, और IIT दिल्ली ने इस रैंकिंग में 118वां स्थान हासिल किया है। इसके बाद IIT बॉम्बे है जिसने 134वीं रैंक हासिल की है, और वहीं IIT मद्रास के द्वारा 170वीं रैंक, IIT मद्रास के द्वारा 170वीं रैंक हासिल की गई है। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये आज के आपके करंट अफेयर्स थे। तो बाकी कि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी। और इसका जो PDF है वो PDF अभी हम टेलीग्राम पर आपको मुहैया कराते थे, जो रेडियन लर्न स्मार्ट का टेलीग्राम है, लेकिन टेलीग्राम अभी 22 तारीख तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। IIT का जो री एग्ज़ाम होने वाला था, नीट का जो री एग्ज़ाम होने वाला था, उस नीट के री एग्ज़ाम के चलते टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो अभी इसका PDF जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, रेडियन लर्न स्मार्ट की एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं। बाकी 22 तारीख के बाद जो जैसे टेलीग्राम में मिलता था PDF, आपको उसी प्रकार से मिलता रहेगा। चलिए, तो बाकी फिर मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।